अस्सलाम वालेकुम जी। खबर की खबर में शफीक अवान और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और आपको सलाम पेश करता हूँ और साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए रहमत और बरकत की नवीद लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए और पाकिस्तान को दुश्मनों के जो हसद है उससे बचाए। देखते हैं कि अखबारात ने किस तरह कवर किया पाकिस्तान के मामलात को और इंटरनेशनल मामलात को। एक झलक आपको दिखाते हैं, फिर अगली तरफ बढ़ते हैं। वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर माफियाज पर तनकीद। पाक चीन मुश्तरका तावन कमेटी का इजलास और वजीर खारजा का न्यूयॉर्क में आलमी फोर्सेज से खिताब आज के कौमी अखबारात की टॉप स्टोरीज हैं। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम इमरान खान के खिताब की सुर्खी लगाई, अल्फाज हैं, कौम भी खुद को बदले, आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो भूख का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन का नहीं, नस्लों का सोचना चाहिए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने वजीर आजम के बयान को अपने अंदाज में यूं शाया किया, पाकिस्तान में भूख का खतरा, पैदावार में इजाफा ना हुआ, आबादी बढ़ती रही तो भूख और अफलास का सामना करना पड़ सकता है, इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आजम के माफिया से मुतालिक बयान को अहमियत दी, अल्फाज हैं, बड़े माफिया कानून की हुक्मरानी में रुकावट, रियासत मदीना मेरा ईमान का हिस्सा है, दीन की पैरवी ना करने के बायस हमारे हालात अबतर हैं, इमरान खान। सी पैक पर पाक चाइना मुश्तरका तावन कमेटी का इजलास। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी है, अल्फाज हैं, सी पैक कोई नहीं रोक सकेगा, पाक चाइना अज़्म। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर खारजा की मुलाकातों को नुमाया तौर पर शाया किया, मसला कश्मीर करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। OIC शाह महमूद ने अमरीकी हम मनसब को भारतीय मजालिम का डोजियर पेश कर दिया। अंग्रेजी अखबारात में द नेशन ने वजीर आजम के बयान को ही टॉप स्टोरी के तौर पर लिया। PTI गवर्नमेंट विल सक्सीड इन स्ट्रगल फॉर रूल ऑफ लॉ, PM। द न्यूज ने अपने इदारे के उर्दू अखबार जंग की लाइन को ही फॉलो किया और लीड स्टोरी लगाई, पाकिस्तान में फेस फैमन हंगर, सेज इमरान खान। डॉन अखबार ने वजीर खारजा की मुलाकातों को फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया, कुरैशी मीट्स ब्लिंकन, अर्ज एंगेजमेंट विद तालिबान। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरीज भी वजीर खारजा के बयान पर है, पाकिस्तान अर्ज OIC टू डू मोर। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सी पैक पर इजलास को अहमियत दी, गवर्नमेंट गिव्स अप प्लान्स टू रीओपन $50 बिलियन एनर्जी डील्स। जी शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आपके पहलू में खालिद कयूम नहीं है तो क्या तन्हा तन्हा तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, इंशाल्लाह मंडे को फिर हमारे साथ होंगे। मंडे को आपके साथ होंगे। वैसे क्या मतलब मंडे को मेरे साथ फिर होंगे? फिर मेरा मतलब है वो गए हुए हैं, जरा थोड़ा सा दिल से बोले। रन डाउन जो है मैं चाह रहा था पहले आपसे शेयर कर लूं। वजीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब आज होगा। मोदी सरकार के हाथों भारत के मुसलमानों की जिंदगी मजीद तंग। इसके साथ ही आज हम रोजनामा जंग और नवाए वक्त का इदारिया है भारत का घिनौना किरदार, वो इसका हिस्सा होगा। और टॉप ट्रेंड में भी इंडियन मुस्लिम्स अटैक के हवाले से जो ट्रेंड चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेनकाब, बारिश के बाद कराची एक बार फिर डूब गया। मरियम नवाज की अफगानिस्तान पर भारत नवाज बयानबाजी जारी। मौलाना फजलुर रहमान भी मुस्लिम लीग से नाला। और आज के प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब का कालम भी आपके साथ शेयर करेंगे और T20 का आगाज हो गया, इस पे भी बात करेंगे। शफीक साहब, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे, बड़ा अहमियत का हामिल है। एक रिपोर्ट है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से आज वर्चुअल खिताब करेंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुफ्तों के प्रोपेगेंडे का जवाब देंगे, जबकि साथ ही साथ खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से भी दुनिया को आगाह करेंगे। अफगान मसले पर पाकिस्तान के कलीदी किरदार के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें वजीर आजम के खिताब पर लगी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान अपने खिताब में अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए आलमी बरादरी पर जोर देंगे और इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम की फलाह
बहबूद के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक से अफगानिस्तान के साथ ताउन की भी अपील करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की तकरीर का बड़ा हिस्सा मसला कश्मीर पर होगा। वजीर आजम कश्मीर का मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भरपूर अंदाज में लड़ेंगे और नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ दुनिया के सामने मकबूजा वादी और खित्ते में भारतीय जुल्म और बर्बरियत को बेनकाब करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे और बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का हवाला भी वजीर आजम की तकरीर का हिस्सा होगा। नुखैर साई साहब हमारे नुमाइंदे हैं, पीटीवी के न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। हमने कहा ज़रा उनसे अपडेट लें कि वहाँ क्या चल रहा है। नुखैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। कल साइड लाइन पे पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा की मुलाकात हुई टोनी ब्लिंकन से, और पहली दफ़ा कोई अफ़गानिस्तान के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से ज़रा आमने सामने बैठ के बात हुई। क्या मसरूफियात है पाकिस्तानी वफ़द की वहाँ पे, और आपको दिख रहा है कि पाकिस्तानी वफ़द कश्मीर का और अफ़गानिस्तान का जो केस है वो सही तरह वहाँ लड़ रहा है? जी राना साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तानी वक्त है वो उसकी गुज़श्ता रोज भी जो 5 से 6 बड़ी अहम मुलाकातें हुई, जिसमें एक OIC का एक राब्ता ग्रुप का इजलास भी हुआ, जिसको सेक्रेटरी जनरल OIC ने चेयर किया, और इसमें कश्मीर के इशू को डिस्कस किया गया, जिसमें सऊदी वजीर खारजा, तुर्की के वजीर खारजा, नाइजर और अजरबैजान के वजीर खारजा ने शिरकत की। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर का मसला OIC के सामने रखा, और वहाँ पे इंसानी हकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो कि वजीर आजम इमरान खान अपने गुज़श्ता 2 जो खिताब हैं कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, उसमें भी वो बड़ी मौसर आवाज़ उठा चुके हैं इस हवाले से इंडियन बर्बरियत की। तो वो सारा डिस्कस हुआ, जिसमें OIC के इस राब्ता ग्रुप ने एक दफ़ा दोबारा दुनिया पर जोर दिया है कि वो कश्मीर का मसला जो कौम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक इसको फौरी हल करना चाहिए। ठीक है साई साहब, एक से शफीक साहब ने सवाल करना है, मैं लेकिन ये सवाल मैं करूंगा, फिर शफीक साहब फिर जवाब दीजिएगा। क्या नज़र आ रहा है आपको कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर के हवाले से OIC और दीगर जो ममालिक जो पाकिस्तान से मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं आपको? शफीक साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे। अपना नुखैर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त ज़ाहिर भारत का जो जुल्म बर्बरियत कश्मीर है, ये इशू जो है हमेशा चलते रहे, और इस पर जनरल असम्बली में मेरे तमाम प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, तो जितनी दबंग बात इमरान खान साहब ने की है आज तक किसी ने की बगैर किसी लगी लपेट के। लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट इशू है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में सब पूरी दुनिया कह रही है, इवन अमेरिका जो उसको मानने को तैयार नहीं, और दूसरे भी कह रहे हैं कि वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तो आप क्या समझते हैं? आपको ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है, आप लोगों से बातें करते हैं, और फिर आपको नो हो मिलती है कि अफ़गानिस्तान के मसले पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उसको पॉइंट आउट करेंगे, और दुनिया इस बारे में क्या सोच रही है, क्या तवक्को हम रखें उनसे? जी अवान साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की नजरें हैं वो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर मरकूज है, और इमरान खान साहब की तकरीर का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और बाकी जो अफगानिस्तान का आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल जो शाह महमूद कुरैशी साहब की पिछले 2 दिन जो मसरूफियात रही हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर खारजा से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनमें जो अफगानिस्तान का मसला था वो ज़ेर बहस रहा। इस मौका पर जो वज़ीर खारजा, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अभी जो कल अमेरिका के वज़ीर खारजा के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, तो उसमें अमेरिकी वज़ीर खारजा ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान के किरदार को अफगानिस्तान में इनखला के हवाले से जो कोशिशें थी उनको अप्रिशिएट किया। तो अब बिल्कुल दुनिया इस बात को मान रही है, और जो पहले राना साहब ने कहा वो वहां पे कोई किसी किस्म का इंसानी या मुआशी बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। तो इस हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान से मुलाकातें हुई हैं, अभी तक जितने वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई हैं, उनमें बड़ा दो टोक उन्होंने कहा है कि दुनिया। अच्छा शाही साहब सलमान आबिद बोल रहा हूँ। आप मुझे ज़रा ये बताइए कि हिंदुस्तान जो वहाँ पर मौजूद है
उसकी जो साइडलाइन एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे देख रहे हैं, और इंडियन नैरेटिव जो अगेंस्ट पाकिस्तान है उसके ऊपर इंडियन क्या कर रहे हैं वहाँ पर? सर इंडियन तो बिल्कुल यहाँ पे एक उनकी लॉबी बड़ी मुतहरक है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको उस तरह कामयाबी अभी तक नहीं मिल रही, क्योंकि जिस तरह कल अमेरिकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 40 मिनट की मीटिंग हुई, उसमें बड़ा खुलकर अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है अफगानिस्तान में इंखला के हवाले से, उसको किसी भी सूरत में रद्द नहीं किया जा सकता, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कल जब जापान के वजीर खारजा से मुलाकात हुई, फिनलैंड के वजीर खारजा से मुलाकात, इससे पहले जो नॉर्वे के वजीर खारजा, इसी तरह आयरलैंड के वजीर खारजा से मुलाकातें हुई, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के रोल को अफगानिस्तान के हवाले से। और उस मौका पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुनिया से ये अपील की है, दुनिया को ये कहा है कि आप सामने आए और अफगानिस्तान की माली इमदाद करने में अपना किरदार अदा करें, बिल्कुल ठीक, ताकि वहां पर किसी भी किस्म का जो इंसानी बहरान है या मुआशी बहरान है उसको सर उठाने ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया नुखैत साई साहब, हमसे बात कर रहे थे न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे। शफीक साहब, जो हमने अभी पर सुना, क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे एक सिफारती जंग जारी है। भारत मौजूद है, मोदी खुद वहाँ पे, वज़ीर ख़ारजा हमारे वहाँ मौजूद हैं, और बड़ा ये डिसाइसिव लम्हा है जिसमें पूरी दुनिया ने ये तय करना है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से वो किसके साथ खड़े। तो जो अब तक की इत्तलात हैं वो तो हौसला अफज़ा हैं कि दुनिया हमारे मौक़िफ़ को समझ रही है। बिल्कुल ठीक। मैंने भी 2 अपना अटेंड किए, दी न्यूज़ की तरफ से जनरल असम्बली कवर किया मैंने, और उसमें होता ये है कि आपको खबरें मिलती हैं साइड लाइन से। वो आप जो जॉइंट कम्युनिके आए थे वो आपको दे दिया, लेकिन जो वहाँ जर्नलिस्ट का बेसिक काम होता है वो प्रोब करता है, इधर दूसरे नुमाइंदों से बात करके, फिर वो जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनसे बात करके वो, और ये नुखैत ने बड़ी अच्छी हमें खबर सुनाई है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। पहले भी हम देखा, कोड किया था कि पाकिस्तान जो है वो हाईवे टू अपना अफगानिस्तान है सोल्यूशन के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है साई साहब का ये जो हमें इन्होंने ये बताया है कि दुनिया भी इस तरफ देख रही है, यानी दुनिया को समझ आ गई भाई अल्लाह के बंदो, बजाय कि एक तरफ पाकिस्तान जब वहाँ से अफगानिस्तान से बंदे निकालने होते हैं अपने मुसीबत में पड़े हुए और अंडर थ्रेट, तो उसको PIA ठीक होती है और पाकिस्तान ठीक होता है, और जब आपका अपना मसला आता है तो PIA को आप बैन कर देते हैं, और जो न्यूजीलैंड जैसे और इंग्लैंड जैसे लोग हैं, ममालिक हैं, वो हमारे पे क्रिकेट के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो आप मुनाफकत ना करें, अपना जो किबला दुरुस्त रखें। पाकिस्तान किसी का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान दोस्त है अमन का। बिल्कुल सही। इसलिए पाकिस्तान को इसी तनाजुर से देखें। सलमान साहब, कल के इजलास में जो एक बड़ी बात हुई वो ये कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि दुनिया देखे कि इमरान खान जो हैं ये जो मौसमियाती तगय्युर है और तब्दीलियाँ इसके हवाले से किस तरह के इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। फिर ट्रंप ने भी इमरान खान साहब की तारीफ़ की, और उसने कहा कि जो अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टैंड था वो बड़ा काबिल तारीफ़ है, और इनखला के हवाले से पाकिस्तान के जो खिदमात है दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो जो रिज़ल्ट हमारी मेहनत है के हैं वो तो आने तो शुरू हो गए। लेकिन अब बात यह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि बरतानवी वज़ीर आज़म खुलकर UN इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये कहे कि जनाब उसकी जो कोशिशें हैं उस पर आलमी दुनिया को उसको परसू करना चाहिए। एक बात, अच्छा ये एक रिकग्निशन भी है, यहाँ पर बैठ के अपोजिशन कितना मजाक उड़ाती है इस सारी क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से, बिलियन ट्री के हवाले से, लेकिन देखिए दुनिया किस तरह से रिकग्नाइज करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के जो 5 बड़े हुक्मरान हैं जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हैं, उसमें इमरान खान शामिल है। एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर अगरचे अफगानिस्तान के ऊपर फोकस करेंगे अपने खिताब के अंदर, लेकिन साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान का जो पूरा चेहरा है ना उसको भी बेनकाब करना है, और हिंदुस्तान के साथ साथ जो मसला कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में वो भी दोबारा उजागर करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को आप आइसोलेट में ना देखें। आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस है उसको क्रिएट करने में भारत का कितना रोल है, और आज जो भारत इस वक्त सियासी तौर पे पसपा हुआ है अफगानिस्तान के तनाजुर में, तो वो गुस्सा भी अफगानिस्तान से निकालेगा और पाकिस्तान से निकालेगा ना। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का फोकस जो है, जहां वो क्लाइमेट चेंजेस पे बात करेंगे, जहां वो दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे, वहां वो अफगानिस्तान और भारत और मसला कश्मीर का जो चीज़ें नेक्सस बनी हुई है उसके ऊपर खास तौर पर उनका फोकस होगा। और एक साथ साथ मैं आपको बताऊं, वो दुनिया की क़यादत को चैलेंज करेंगे
कि अगर उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया, अपने एटीट्यूड को नहीं बदला, अपना तर्ज अमल नहीं बदला, अपना एक्शन नहीं बदला, तो फिर इसके नताइज जो है ना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान या बाकी मुल्कों पर नहीं होगी, आलमी दुनिया भी उसकी बराह रास्त जिम्मेदार। इसमें आप देखें जो इमरान खान का खिताब होगा ना, वो अमन के लिए होगा, वो पूरी दुनिया के लिए होगा। और आप इंडिया का देख लें, वो वही उसका ना जो उसका अपना मुनाफिकाना और जो उसका रवैया है, उससे पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है। लेकिन दुनिया को पता चल गया है कि अफगानिस्तान के हवाले से अगर कोई सोल्यूशन है तो वो उसकी कुंजी पाकिस्तान के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं चाह रहा था ज़रा उनसे भी बोलें। लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कैसे देखते हैं आज खिताब को? बड़ा इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो वज़ीर आज़म के खिताब पे लगी हुई हैं, और जैसे कि हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और भारत की चीरदस्तियाँ जो हैं ऑलरेडी हम डोजियर जो है वो हम दे चुके हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि हम सबूतों के साथ, वज़ीर ख़ारजा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे ये सबूत फराम कर चुके हैं मुस्लिम दुनिया को। अब इमरान खान साहब का जो खिताब है वो बड़ा अहम है। आप समझते हैं कि इसके क्या असरात सर वो हो सकते हैं मुरतब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सरबराहान के खिताबात हैं जनरल असम्बली के, जो ये मौका होता है, ये बहुत अहम है। इसमें दो तीन बातें वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके असरात जो मुख्तलिफ मुल्कों पर पड़ते हैं, उनका जरूर जिक्र किया जाता है। उसके अलावा जो अपनी मुल्क की पॉलिसी है उसका जिक्र होता है। और फिर अपने अगर कोई मसाइल है जो जिसकी तरफ आप तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, यूएनओ की तवज्जो और बाकी ममालिक की तवज्जो, उस पर आप बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का जो खिताब होगा ये इसलिए बहुत अहम होगा कि एक तो वो, क्योंकि अभी सबसे आपको पता है हॉट टॉपिक दुनिया का, सिर्फ इस हिस्से का नहीं, वो अफगानिस्तान है। उसका वो जरूर जिक्र करेंगे, जैसे कि वो कह रहे हैं बार बार के अफगानों को तनहा ना छोड़ा जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने वादे पूरे कर सकें। दुनिया की ये डिमांड है कि वो पहले वादे पूरे करें, बाद में उनको तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि आप उनको तस्लीम करें ताकि वो अपने वादे पूरे कर सकें। ये बहुत बड़ा बयानी में फर्क है, ये मेरे ख्याल वो लेकर आएंगे। दूसरा, आपको पता है अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो फोल्डर तैयार किया है कश्मीर में जुल्म सितम जो हो रहे हैं, अब क्योंकि वो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है, उसको बाकायदा पेश किया जा सकता है, उसके दलाइल दिए जा सकते हैं, उसके पीछे जो रकात है वो हर एक चीज पाकिस्तान ने नोट की है, मगर उसका जिक्र जरूर होगा जो जुल्म सितम उधर हो रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को जो मलाइन किया जा रहा है अपनी कोताहियों पे, कुछ मुल्कों की अपनी जो कोताही है, उसका भी वो जिक्र करेंगे। एनवायरनमेंट में आपको पता है वैसे ही उनको शौक भी है, आजकल यूएन में ये बात चल भी बहुत रही है कि जो हमने ये बिलियन ट्रीज का जो हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ तक पहुंचा है, एनवायरनमेंट के बारे में पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका वो जरूर जिक्र करेंगे। तो मुझे लगता है कि माली तौर पर साफ बड़ा जोरदार होगा और बड़ा इफेक्टिव होगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इसमें वज़ीर आज़म इनको कवर करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब हमसे गुफ्तगू करने का। सलमान साहब, शफीक साहब, हम बात करना चाह रहा था मैं भारत के हवाले से। बिल्कुल देखें, 1947 के बाद जब हम अलहदा हुए तो एक दो कौमी नज़रिया लेके हम आगे बढ़े। यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स और ब्राउन साहिबान और वो लोग जो गैर मुल्क के टुकड़ों के ऊपर पलते हैं, दो कौमी नज़रिए पे तनकीद करते रहे। मुख्तलिफ जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने अंदर का जो गंद है वो बाहर निकाला। लेकिन आहिस्ता 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 ये बात साबित होती गई कि कायदे आज़म हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो मौक़िफ़ था वो ठीक था, और आरएसएस की मेंटालिटी और मोदी के फाशिज़म ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दो कौमी नज़रिया जो है वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। जिस तरह मुसलमानों पर ज़िंदगी वहाँ तंग की जा रही है और जिस बेबसी के साथ उन्हें मारा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आज हमें ये समझ आ रही है कि कायदे आज़म का विजन जो था वो आने वाली कई नस्लों के लिए और मुसलमानों की नस्लों के लिए था। एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे इस पर बात करूँगा।
भारत सरकार मुस्लिम दुश्मनी में पागल हो गई। रियासत असम में बंगाली मुसलमानों के 800 घरों को मस्मार कर दिया गया। मोदी सरकार ने रियासती दहशतगर्दी की नई मिसाल कायम कर दी। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहमत पर 2 शहरी भी मार डाले। रियासत असम में दिहाइयों से रिहाइश पजीर बंगाली मुसलमान गैर मुल्की करार पाए, जिसके बाद भारतीय फोर्सेस ने 800 घरों पर बिल्डोजर चला दिए। जबकि अपने घरों को मस्मार होते देखकर एक लाठी बरदार शख्स ने मजाहमत की तो जालिम भारतीय फौजियों ने बराह रास्त गोली मार दी, जबकि वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई की कवरेज करने वाला सहाफी भी इंतहा पसंद निकला और मुसलमान शख्स की लाश पर उछल कूद करता रहा और भारतीय फौजी खामोश तमाशाई बने रहे। मोदी सरकार ने असम और दीगर मशरकी रियासतों में लाखों मुसलमानों की शरीयत मनसूख करके उन्हें बेदखल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। शफीक साहब, कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग कि एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। कितने खुशकिस्मत लोग हैं हम कि हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी, मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन जो मुसलमानों का भारत में हाल है उसे देख के बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल, बेशक ये बड़ा अफसोसनाक है। बल्कि मैं ये क्लिप्स मैं और सलमान शेयर करे तो हम देख नहीं सके। और इसमें देखें, इसमें कसूर हमारा भी है। आपने जिक्र किया ना कि ये हमारे अपने जो मुल्क में लोग हैं वो भी अपना भारत दोस्ती में कहूँगा इतना आगे बढ़ गए हैं कि बल्कि भारत दोस्ती और पाकिस्तान हुकूमत दुश्मनी में वो पाकिस्तान की दुश्मनी करते हैं। अब इसमें मैं आपने कहा कि दो तबकात, एक लिबरल और एक दूसरे राइटिस्ट, नहीं, इसमें 3 तबकात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक मुहब्बे वतन, एक राइट विंग लिबरल्स और एक लेफ्ट विंग लिबरल्स। ठीक, यानी इन दोनों का काम ये है कि उन्होंने किसी तरह भी जहाँ पाकिस्तान का नाम हो या भारत इन्वॉल्व हो तो उसमें अपना हुकूमत में एक बारीक लाइन, ग्रे लाइन होती है जिसमें हुकूमत और अपना उसमें स्टेट में फ़र्क होता है। वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और वो अपना हुकूमत को रगड़ा लगाते रहते हैं या तनकीद करते करते वो स्टेट पाकिस्तान पे आ जाते हैं, रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तबकात दोनों तरफ हैं। अल्लाह को शुक्र है हम जैसे लोग जो हैं वो, हमारा प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान है। इंडिया जो मर्जी करे, जो या कुछ भी करे, हमने उसको बिल्कुल उसके लत्ते लेने उसको क्रिटिसाइज करें। लेकिन वो जो देसी लिबरल्स और राइट विंग और लेफ्ट विंग लिबरल्स हैं ना, वो उसमें भी इंडिया की हुकूमत की मुखालफत में वो इसके भारत नवाजी की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। सलमान शफीक, असल बात पता क्या है कि हमारे आबाओ अजदाद इस मट्टी में दफन है, हमने भी इस मट्टी में दफन होना है। हमारे बच्चों ने इस मट्टी के ऊपर अपने मुस्तकबिल के महल बनाने, तो हमारे तो सब कुछ रूह से लेके बदन और हमारा पोर पोर इस मुल्क के साथ कमिटेड है। नवाए वक्त और जंग का जो आज का इदारी है ना सलमान, वो भी भारत के घिनौने किरदार के ऊपर है। और खुल के उन्होंने बताया कि किस तरह मुस्लिम दुश्मनी का खेल वहाँ पे खेला जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी राय भी लूँ कि किस तरह आरएसएस मेंटेलिटी ने भारत का सेकुलर चेहरा जो है वो मसक किया। देखिए, वैसे तो भारत के अंदर जो पाकिस्तानी दुश्मनी थी ना, वो बहुत पहले से मौजूद है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है मोदी का। लेकिन मोदी ने और आरएसएस ने और हिंदुआता की जो सियासत है उसने आकर इसके अंदर जो आग लगाई है, उससे आज पूरे भारत के अंदर जो है ना आवाज़ें उठ रही हैं। अब आप देखिए कि ये जो मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा जो उनका जुड़ा है मोदी का, हर फोरम पर वो पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि वहाँ पर कहते हैं, आरएसएस के लोग नारे लगाते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुआता को तस्लीम करना पड़ेगा, मुसलमानों को कहते हैं ये। अच्छा, फिर जो वीडियोस हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पे इस अंदाज की बर्बरियत पर मबनी वीडियोस आती हैं जहां मुसलमानों को बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये मैं और आप नहीं कह रहे, आप और मैं कहेंगे ना तो लोग कहेंगे देखें ये तो पाकिस्तानी है, ये कह रहे हैं। दुनिया की ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट्स हैं उसको आप उठा के देखें, एमनेस्टी को उठा के देखें, ह्यूमन राइट्स वॉच को उठा के देखें, वो रोजाना की बुनियाद पे वो तमाम के तमाम वीडियोस निकाल के लाती हैं कि भारत किस तरह से कर रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है, भारत की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि किसी तरीके से ना हम पाकिस्तान को आलमी सियासत में तनहा करें। अभी आपके सामने उन्होंने क्रिकेट के नाम पर जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है। और फिर वॉर एंड टेररिज्म, जो दुनिया के अंदर लोग इतराफ करते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी और जंग की हिकमत अमली कामयाब रही है, आज हमारे यहाँ वो दहशतगर्दी नहीं है, उसको भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ये बावर करवाता रहा कि पाकिस्तानी स्टेट और टेररिस्ट का नेक्सस है आपस के अंदर। अच्छा, अब जो एफएटीएफ के बारे में आपको पता है कि उनका क्या किरदार है, यानी उन्होंने खुद इतराफ किया कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, लेकिन हम तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से क्रिकेट का दरवाजे बंद करना, यहाँ पर आलमी क्रिकेट के
कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक एजेंडा है हाइब्रिड वॉर की। अभी आप देखें ना, वो जो इन्फो लैब का कॉन्टेक्स्ट आया, अभी ये जो फवाद चौधरी साहब ने कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है शेख रशीद के साथ मिलकर, उसमें वो क्या एविडेंस दे रहे हैं, यानी कोई मौका हिंदुस्तान नहीं जाने दे रहा जिसमें वो अपनी दुश्मनी का रिफ्लेक्शन दे पाकिस्तान को। बिल्कुल और सही ये है। बड़ी बदकिस्मती है कि हमें एक ऐसा हमसाया मिला है जो पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की बजाय रोजाना की बुनियाद पर बिगाड़ पैदा करना चाहता है। करते हैं। देखिए हम पूरी दुनिया में सलमान साहब ने जैसे तवज्जो दिलाई कि इंसानी हुकूक की बात, हमारे यहाँ जानवरों के हुकूक है। मैं ये नहीं कहता, मैं मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कुत्ता ही मर जाता है तो पूरा वेस्ट यूरोप खड़ा हो जाता है, ये हो गया वो हो गया। और वहाँ देखें आप किस तरह कितनी बर्बरियत से कश्मीर में और भारत में वो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। फलस्तीन पूरा में। वेस्ट फलस्तीन पूरा वेस्ट जो है उसको ह्यूमन राइट्स का जो है ना वो नींद से जाग नहीं रहे, वो खामोश है उस पे। खामोश है, बिल्कुल। इसलिए देखें इस पर अगर ह्यूमन राइट्स हैं तो ये किसी मुसलमान या हिंदू ईसाई के नहीं है, सबके बराबर हैं। और जो हमारे अब आलमी कुत्ते हैं, यूरोप है, दूसरे ममालिक के, अमेरिका है जो भारत की हिमायत में जो वो अपने मुल्क से भी आगे 2 फुट आगे चला गया है। जिस तरह पहलवान का पेट आगे निकल जाता है ना, अमेरिका उसमें आगे निकल गया है। तो उसे चाहिए कि भाई जो कम अज़ कम ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पे वो एक जैसी पॉलिसी इख्तियार करे, यूरोप भी, अमेरिका भी और बाकी ममालिक भी। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जब जितना बारिश होता है उतना पानी आता है, ये साइंस के ऊपर। और टॉप ट्रेंड जो था वो था इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। दुनिया जो है वो मुसलमानों के साथ खड़ी हो रही है और कल का टॉप ट्रेंड था। और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बेतहाशा भारत को मलामत की गई और उनके घिनौने चेहरे के ऊपर जो है मज़ीद कालक मली गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का दिमाग जो है वो मुसलमानों के खून की वजह से मुंजमद हो चुका है। अमेरिका के अंदर वो पहुंच गए हैं और अमेरिका की अदालत ने उन्हें समन भी कर लिया है। इससे उनको अपनी असल हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
जी वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कराची की बारिश के हवाले से। कल बारिश हुई और उसके बाद ये हुआ कि कराची के मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान मेमार, कुरंगी, एयरपोर्ट, रिफाई आम सोसाइटी और कराची के चारों तरफ पानी जो है वो ऐसा लगा कि समुंदर जो है वो कराची में आ गया है। और ज़िंदगी जो जीरन वैसे ही है, गंद से, कचरे से, कचरा कुंडियों से, बंद नालों से, चाइना कटिंग से। कराची के शहरियों के लिए मज़ीद कल एक मुश्किल तरीन दिन था। एक रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा। कराची में कुछ देर की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर कायद की तमाम अहम सड़कें कई घंटे तक तालाब का मंजर पेश करती रहीं। कराची के इलाकों में मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, कुरंगी, एयरपोर्ट, रफाई आमा सोसाइटी और इतराफ के इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद नागन चुरंगी 4K चुरंगी जेरे आब आ गई और मुतअद्दिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गयी। नागन चुरंगी के पुल पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। शहरी टायर ट्यूब में बैठकर सड़क पार करते रहे। शाहराह फैसल पर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और दफातर से घर जाने वाले शहरी फंस कर रह गए। लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा रहा। जहांगीर रोड से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क और कारसाज से शाहराह फैसल जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा रहा। FTC सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान बारिश से मुतासरा इलाकों में पहुँचे और पीपल्स पार्टी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बारिश से बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई और 200 फीडर बंद होने से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर और नॉर्थ कराची में बिजली की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस में महमूदाबाद नाले को चौड़ा करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली और KMC को NED यूनिवर्सिटी से फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेकर जमा करवाने का हुक्म दे दिया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MNA शाहिदा रहमानी साहिबा। मैं इनका कराची के हवाले से ज़रा उनसे बात कर लूँ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी 13 साल से, तकरीबन 35 साल तो वैसे, लेकिन बराह रास्त जो है हुकूमत कर रही है, और क्या वजह मैम कराची के मसाइल नहीं हल हो पा रहे? शुक्रिया ईसार राना साहब, आपने मुझे कराची के इशू पर बोलने का मौका दिया और आपने बात की जहाँ तक PTI की। तो उनका हमेशा काम है कि खुद तो काम करते नहीं और दूसरों पे तनकीद करते हैं। जब ये अपोजिशन में तो उस वक्त भी तनकीद करते थे और आज भी तनकीद कर रहे हैं। इनसे सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 1100 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज का ऐलान किया था वो कहाँ है, और बिलियन ऑफ रुपीज जो अपने पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने बतौर रिश्वत अता की है, वो कराची से जो मुंतखब हुए वो तमाम मेंबरान, उनका पैसा कहाँ गया? ये तो कराची को बड़ा खूबसूरत बनाने जा रहे थे। अगर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है तो यही वजह है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। हमने बिल्कुल कराची को नज़रअंदाज नहीं किया। कराची में लातादाद फ्लाईओवर्स, अंडर बाईपासेस, पुख्ता रोडों की तामीर, आज कराची में अमन सुकून, कराची के अंदर वो तमाम तरक्की हो रही है और कराची के अंदर सबसे ज़्यादा फंड जो है वो लगाया गया। अब जैसे आप कह रही हैं कराची में सबसे ज़्यादा फ़ंड लगाया गया, उसके बाद तो ये होना चाहिए था कि कराची के मसाइल कम हो जाते, लेकिन अब कल बारिश हुई और उसके बाद जो है वो पूरा कराची जो था वो गटर उबल पड़े, नाले ऑलरेडी चौक हुए में और पूरा कराची जो था वो पानी में डूब गया। मैम, तो आपकी बात को मान लूँ तो फिर कल क्या हुआ? बदकिस्मती है कि जब भी बारिश होती है तो कराची को टारगेट किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहां बारिशें होती हैं, आपने देखा अभी गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क, अमेरिका में जितनी बारिशें हुई और बुरी तरह मुतासिर हुई। दुनिया में यह कुदरती एक आफत होती है और जब बारिश बिल्कुल ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा होता है और यही वजह है कि एकदम से साफ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपने देखा कि जो बारिश हुई कल, फौरी तौर पे शहर को साफ किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वज़ीर, तमाम हमारे सड़कों पे थे, तमाम अवामी नुमाइंदे सड़कों पे थे। ऐसा हरगिज़ नहीं कि कराची डूब जाता है और कराची में ही ऐसा होता है। आप देखें कि ये दोहरा म्यार देखें कि जब इस्लामाबाद में बारिश हुई और दिखाया गया तो कैमरा ने नोटिस दे दिए। तो ये आप अपने शहरों का एक गलत परसेप्शन दुनिया में देना चाहते हैं कि जी कराची में कचरा है, कराची में ऐसा हरगिज़ नहीं। लोग आते हैं तो देखते हैं, हैरान है कि कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, साफ सुथरा सिटी है, कराची में कारोबार चल रहा है, कराची के अंदर बड़ी सड़कें हैं, रोड्स हैं, अंडर बाईपास। बहुत शुक्रिया मैम
शफीक साहब, उन शाहिदा रहमानी साहिबा का तो ये कहना है कि जी सिर्फ आप कराची को दिखाते हैं जबकि बाकी शहरों में भी बारिश होती है, लेकिन बाकी शहरों में जब बारिश होती है तो पानी निकल भी जाता है। उससे कि शाहिदा रहमानी साहब ना मेरा ख्याल है कोई माजी में रह रही हैं या कहाँ रह रही हैं या अभी तक वो ना सोई हुई हैं। कराची के लोग देखें डूबे हुए हैं, सड़कों देखें ऐसे जैसे कि हर तरफ दरिया बन गया है। और फिर वो बात करती है कि नाले की सफाई की, नालों की सफाई तो वफाक ने की है, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। अगर ये खुद काम उन्होंने नहीं करना जब तक को डायरेक्शन न दे, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे नाले साफ हुए किसने किए? वफाक ने किए, और उसके भी क्रेडिट ले रही हैं वो। और वो कह रही हैं पूरी दुनिया पूरे मुल्क में बारिशें होती हैं। अरे भाई पूरे मुल्क में बारिशें होती हैं, अगर फ़र्ज़ करें उनकी बात मान लें कि पूरे मुल्क का हाल बुरा है, तो भाई आप अपने अपने घर को देखें ना। आपके अपने घर में जो कीचड़ गलाजत लोग डूबे हुए हैं उसको आप दुरुस्त करें। क्यों जी अगर मेरा दरवाज़ा टूटा होगा भाई पड़ोसी का दरवाज़ा टूटा हुआ, इससे बाहर आ जाएं आप। पहले अपना जो आप जिसका मैंडेट मिले आपको, उस मैंडेट को आप ऑनर करें और कराची के लोगों को और सिंध के लोगों को रिलीफ दें, जो उनका हक बनता है वो उनको दें। ये ना कि पंजाब में ऐसे होता है, केपी में होता है, जीबीए में होता है, बलूचिस्तान में होता है, ये उज़र और गुनाह बदतर्ज गुनाह होता है। आप अपना जो फर्ज आपको लोगों ने किया वो पूरा करें आप। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, शेर जमान साहब पीटीआई के खुरम शेर जमान, तो वो कल कराची में मौजूद थे पानी में। मैं एक छोटा सा उनका शॉट दिखाता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं शारे फैसल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और आज जुमेरात का दिन जो आधा घंटा बारिश हुई है, मैं सूबे सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका क्या हाल किया है। ये बच्चे शारे फैसल के ऊपर तैर रहे हैं, डुबकियां मार रहे हैं। ये देखिए पानी का क्या हाल है। इस सूबे का चीफ मैनेजर मुराद अली शाह कहते हैं कि हमने तमाम इंतजाम ठीक कर दिए हैं, और कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो सूबे सिंध के हालात हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। आप देखें बच्चे तैर रहे हैं शारे फैसल के ऊपर आधे घंटे की बारिश के अंदर। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, किधर है मुराद अली शाह। आओ बिलावल, देखो कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। भाई जाहिर जब ज़्यादा बारिश आएगा तो फिर ज़्यादा पानी आएगा, और जब ज़्यादा पानी आएगा तो बच्चे नहाएंगे और स्विमिंग करेंगे। सलमान साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी वो कह रही थी मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा कि कराची में तो बिल्कुल सब ठीक है। अगर कराची में सब ठीक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने परसों शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट क्यों कहा? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ हुक्मरान तबकात जो है ना, हमेशा से जो है ना शीशों के घरों में बैठते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर की दुनिया क्या है। वो कमरों के अंदर बैठ के ना तबसरे फरमाते हैं। दुनिया ने अपनी हुक्मरानी के निज़ाम से एक बुनियादी बात सीखी है कि जो बड़े और मेगा सिटीज़ है ना जी, उस निज़ाम को बिल्कुल एक नए सिरे के निज़ाम के साथ जोड़ना है। और उसका हल क्या जोड़ा है उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग किस्म की लोकल गवर्नमेंट। अब आप देखिए ना 18वीं तरमीम के बाद सिंध जो है, सिंध की पीपल्स पार्टी कराची को लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने मसाइल आप बता रहे हैं इसका बराह रास्त ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के साथ है। अच्छा, वो आपने देने नहीं है, फिर कराची में आपका वोट बैंक नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप जो है, अब आपने कहा कि जी 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज है। सवाल यह कि जो 18वीं तरमीम के बाद रिसोर्सेज आए उसके साथ आपने कराची को क्या कितना सवाल लिया? वो जो 1100 रुपए पे आपकी बार बार नजर होती है कि हमें दे दे, लेकिन क्या वो कराची पे लगेगा? अभी देखिए ना, मैं कल मुर्तजा वहाब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि वो ग्रीन लाइन जो है ना उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। नहीं, अब मलबा उठा के ग्रीन लाइन पे डाल दें। हाँ। अच्छा, अब यानी ग्रीन लाइन और वो तरक्की ना हो किसी तरह। अब सवाल ये है कि आप ये भी तो माने ना कि आपकी हुकूमत किस हद तक डिलीवर करने में सिंध में कामयाब हो रही है। मसला देखिए, पूरे चारों सूबों में गवर्नेंस का सीरियस इशू है, लेकिन सिंध का इशू बड़ा सीरियस हो जाता है। जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पीपल्स पार्टी के कल लोग मुझसे बहुत नाराज हो रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आप पीपल्स पार्टी पे बहुत बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर छोड़ दें, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट डाटा उठा लें और देखें कि बुनियादी फंडामेंटल जो है ना कराची के कॉन्टेक्स्ट में, सिंध के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और उसमें पीपल्स पार्टी को इवैल्यूएट कर लें। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ये माने तो सही ना कि गवर्नेंस के निजाम को चलाने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है। अब उस प्रॉब्लम को माने बगैर आप जाके वफाकी हुकूमत पे इल्जाम डाल दें, आप फलां पे इल्जाम डाल दें, आप एमक्यूएम पे इल्जाम डाल दें। अब वो आपने भी, उन्होंने कहा कि नासिर शाह साहब किधर है? भाई वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है ना, बताइए ना वो किधर है? क्यों नहीं नजर आते आपको? मुर्तजा वहाब को आपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया हुआ है, अब मुर्तजा वहाब साहब जो है वो उठा के चीजों का मलबा दूसरों पे डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ पीपल्स पार्टी को भी सीखना चाहिए कि जो गवर्नेंस के निजाम को ठीक करने के दुनिया में जो जदीद तरीके आए वो कम से कम सिंध के अंदर लेके आए ना जी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें राना साहब मैं एक बात याद कर दूं कि देखें, आपने बात की ग्रीन लाइन की,
जब ग्रीन लाइन बन रही थी तो सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड थी। हाँ जी, ऑन बोर्ड थी। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके जो तर्जमान हैं सिंध हुकूमत के, मुर्तज़ा साहब, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची में, तो भाई ये म्यूचुअली सब तय हुआ था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपने गाइडलाइन देनी थी कि भाई कहाँ से हमने सीवेज निकालना है, कहाँ से हमने अगर बारिश का पानी वो निकालना है। उस वक्त आप जनाब रूठे हुए कहेंगे हमने इसमें आना ही नहीं है। अब जब एक मनसूबा बन गया तो आप उसमें अपना उस पर कीड़े निकाल रहे हैं। ये काम सिंध हुकूमत का था कि वो लोगों को रिलीफ दे, ठीक है, बजाय इसके कि आप उस पर तवज्जो देने के आप कभी वफाक और कभी ग्रीन, बस नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, कल मरियम साहिबा का एक बयान सामने आया और उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बयानात वो देती हैं कहीं प्रणब मुखर्जी तो नहीं लिख के देते, कोई इंडिया से तो नहीं आ जाता कि भाई अब आप हम पूरी दुनिया में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे, पूरी दुनिया जो है बोरिस जॉनसन से लेके और ट्रंप तक और ट्रंप से लेके इराकी वज़ीर-ए-आज़म तक और ईरानी वज़ीर-ए-आज़म तक, उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म तक, तुर्कमेनिस्तान के, पूरी दुनिया इमरान खान के पीछे जा रही है और हमारे मौक़िफ़ को मान रही है। ये हमारे अंदर बैठ के हमारे मुखालफों का जो प्रोपेगेंडा है साहब, ये बताइए कि मरियम 1 के मरियम 2 किसका बयान है? मरियम की बात कर रहा हूँ। चले जो भी हो, उसमें देखें, आप देखें ये मेरे ख्याल इंडियन टीवी ज़्यादा देखती हैं। ये जो कहा ना कि अफगानिस्तान के वाले जो उन्होंने नई दुर्फुतनी छोड़ी है, उसमें आप ये देखें कि जो इंडियन टेलीविज़न, इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियन है, वो यही राग लापते हैं, बजाय इसके कि चले मरियम ठीक है आप सियासत करें। ये मुझे नहीं पता आपने किससे इशारा किया, मरियम 1 या मरियम 2 की तरफ। मेरा दोनों मरियम साहबान से ये गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पहले रखें, आप करें इमरान खान की मुखालिफ, करें हुकूमत की मुखालिफ, जो मर्जी करें, लेकिन रियासत की मुखालिफत ना करें और पाकिस्तान की मुखालिफत ना करें। ऐसा बयान ना दे कि हिंदू जो वहाँ पर बैठा है भारत, वो खुश हो कि भाई हमारा जो बयानिया है उसको पाकिस्तान में पजराई मिल रही है। खुदा के वास्ते आप सियासी मुखालफत करते वक्त पाकिस्तान को नज़रअंदाज ना करें, अपने सियासी मुखालफों में जो मर्जी करें, लेकिन जो जहाँ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का मामला आ जाए वहाँ फॉर गॉड सेक आप पाकिस्तान की बात करें। देखिए, मरियम को तो 2-3 जवाब जो है ना बड़े शानदार मिले हैं। एक जवाब जो है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो रोल है ना अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत शानदार है और एक पीस प्रोसेस को इंश्योर करता है और बाकायदा जिस अंदाज से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया है उसको दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है, मरियम रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, जो अफगान मीडिया तर्जुमान है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा देखिए ये जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। मुदाखलत में और फैसिलिटेट में बड़ा फ़र्क है। तीसरे नंबर पे जो है ज़रा उनको हिंदुस्तान के बास जो है ना जो लोग हैं उनके बयानात को भी उठाना चाहिए, जो ये कहते हैं कि जितनी 4 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत करके की है, 400 मंसूबे उनके वहाँ पे फेल हुए हैं और जिस तरह से वो जो नेक्सस बनाया था इंडियन एजेंसी का और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुदाखलत हो रही थी। ज़रा मरियम को ये कहे ना कि थोड़ा सा ज़रा उस पर भी लबकुशाई करें और कहें कि जो भारत वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा था उस पर भी तो वो कमेंट कर दिया करें ना। पाकिस्तान के ऊपर तो वो हर चीज़ पर चल पड़ती हैं और दौड़ पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मरियम जो है ना वो एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत काम कर रही है। हमें जो PMLN के बाकी संजीदा लोग हैं ना उनके बयानात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। कल देखें हुआ क्या कि 800 घर हैं जो मिसमार किए मुसलमानों के, और फिर जो हमने रिपोर्ट भी देखी, जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया कि लाश के ऊपर वो छलांगे मारते रहे, नाचते रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कल 4 मुसलमान नौजवानों को शहीद किया। एक जुमला जो है अगर आप उन पे नहीं कह सकती और आपको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अफगान, भाई मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उन पे भी बात कर लेना, कभी उन पे बात नहीं कहती है कश्मीर की मैं बेटी हूँ, तो कश्मीर के अंदर जो मुजालिम हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उस पे कम से कम वो अपनी बेटी होने का तो हक अदा कर दे। उस पे तो कह दे, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ ले, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़ ले, खुद अरुंधति राय को सुन ले, महबूबा मुफ्ती को सुन ले, उमर अब्दुल्ला को सुन ले, किसी की बात तो माने और उस पर मुजम्मत करें कि भारत जो है मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद करे। फिर राना साहब ये देखें, हमारी जो पोजीशन है खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, कोई ज़रा वाक़या होता है तो उस पर इससे इतनी छलांगे लगाते हैं कि रिजल्ट पहले निकाल लेते हैं, अभी उसका कोई सर पर होता नहीं। अब देखें भारत के जो अपना गुजरात से
तीन हजार अरब की हीरोइन निकली है, और वो कौन, उसका इंपोर्टर कौन था? मोदी का राइट हैंड, जो मोदी को फाइनेंस करता है। इस पे तो मुस्लिम लीग नून खामोश है। अरे अल्लाह के बंदो, कम से कम आप जहाँ गवर्नमेंट को पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हो, ये देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर अब वीडियो आपने देखी, हमने देखी, हमारे दिल हिल गए। लेकिन इस पे पूरी मुस्लिम लीग नून, मैं रात सारे प्रोग्राम देखे, किसी एक ने भी कोई बात नहीं की, और हेड ऑफिस से बात नहीं हुई, ना लंदन से बात हुई, ना जाती उमरा से बात। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि अल्लाह के बंदो, आप थोड़ा चले सियासत से बाहर आ जाए और मुसलमानों का हाल देखें क्या कर रहे हैं, इस तरफ भी है, थोड़ा पाकिस्तानी बन के बयान। बिल्कुल ठीक है। फजलुर रहमान साहब भी सुना जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जी हम इस जो ये कमेटी बनी है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का। तो वैसे उन्हें किसी ने बनाया हिस्सा? देखिए, फजलुर रहमान तो वो शख्स थे जो हैं, बल्कि जो चाहते थे कि इस पूरे 2018 के जमहूरी निज़ाम को सबूतास कर दिया जाए। पहले दिन से कह रहे थे कि सारे निज़ाम को मुस्तरद कर दें, असम्बलियों में जाके हलफ भी ना उठाएं। उनकी तो बात उस वक्त किसी ने, ना पीपल्स पार्टी ने सुनी, ना मुस्लिम लीग नून ने सुनी। अच्छा, अब वो जो है ना मरियम और नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी फेल हो गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि हम मफाहमत के साथ चलना चाहते हैं, सिस्टम को आगे लेके चलना चाहते हैं, 2023 के इंतखाबात की तरफ हमारी नजरें हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो हमें समझ आती है, और वो इसलिए भी है कि मौलाना फजलुर रहमान JUI के कॉन्टेक्स्ट में भी आइसोलेट हुए हैं। आप देखिए ना, उनका वोट बैंक के ऊपर तो एक बड़ी डकैती PTI ने की है ना, 2013 में भी की, 2018 में भी की, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, फजलुर रहमान बेचारे एक मासूम सी सीट लेके जीत सके। तो उनको लगता है कि एक तरफ उनका वोट बैंक चला गया और KP के जहां उनका असर था वो भी खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे उनको लगा कि जो क्या कहते हैं PMLN है, जिनके साथ बैठ के मैं सियासत करना चाहता था, वो भी नाकाम हो गई है, और उसमें शहबाज शरीफ जो है वो डोमिनेंट होते जा रहे हैं, मरियम जो है वो ज्यादा क्वेश्चनेबल होती जा रही है। तो इसलिए मुझे मौलाना फजलुर रहमान का दुख समझ आता है कि जो पॉलिटिकल आइसोलेशन उनको इस वक्त हो रही है ना, वो उनको काफी तकलीफ दे रही है। अच्छा, वो जुमला सुने, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने जो पैगाम भेजा है उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे JUI इमरान खान और PTI के साथ नहीं बैठेंगे, ना हुकूमत के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। बेटा उनका कौमी असेंबली का हिस्सा है। साहब ये देखें आप कि मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था, स्टैंडिंग कमेटियों में भी शामिल है। मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है, अगर इस पे वक्त पड़े तो ये शहबाज नवाज को भी छोड़ दे, मरियम क्या चीज़ है। अब उन पे, अब देखें, अब उन्होंने, मैं उसी कंटेक्स्ट में कहना चाहता हूँ कि ये मैंने कहा था कि ये मौलाना को भी छोड़ देंगे, जहाँ अपना फायदा आएगा मौलाना पीछे खड़े होंगे। और यही हुआ, जब इन्होंने देख लिया कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में इसका कोई चारा नहीं कि तमाम मामला तो पार्लियामेंट में लेकर जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ का एजेंडा यही है। तो ये मौलाना का क्या भेजते हैं, ये आप देखें, अगर आगे आगे देखें होता है क्या। मौलाना साहब तो कल ही रहेंगे, जैसे लाहौर में मार्च लेके आए थे ना, तो देख रहे थे ना पीपल्स पार्टी है ना मुस्लिम लीग नून है, ये इसी तरह आइसोलेशन में रहेंगे, अकेले रहेंगे। सर, दी न्यूज़ में रऊफ़ हसन साहब का कालम है, और उन्होंने जो कालम का वो मैं निचोड़ है वो ये कि वो कहते हैं कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए कोशिश करना है, उस पर काम हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि शफाफियत और जवाबदेही जो है ना, और एहतसाब का निज़ाम, जो कल इमरान खान साहब ने कहा कि जो तगड़े हैं वो कहते हैं कि हमारा एहतसाब ना हो, ये। और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई अगर शफाफियत की तरफ जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हर्ज क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कालम है, ये जो मौजूदा हालात हैं उसकी एक अच्छी अक्कासी करता है। अच्छा, इसार साहब और शफीक साहब, आप ये कालम इसलिए भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2019 से लेकर 2023 तक का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ना, उसको डिस्कस किया इस रिपोर्ट में। अच्छा, उस स्ट्रेटेजिक प्लान की बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुने। उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को डिजिटलाइज करना था जी, उन्होंने इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को बिल्ड करना था, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट चलाने थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। अच्छा, जो काम इलेक्शन कमीशन ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में लिखा है उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। अब जब हुकूमत ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की तो वो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान की नफी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इस कालम के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में क्रेडिबल इलेक्शन हो, अपना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और जो लोग भी वोट को चोरी करते हैं वो अकाउंटेबल हो, तो फिर आपको अपने ही स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें आपने ये कहा हुआ है कि हम इलेक्शन को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। फिर प्रोग्राम जुमला मैं रऊफ हसन साहब को मैं ये कहूँगा कि जहाँ उन्होंने ये कॉलम बड़ा अच्छा उन्वान उनका, तो एक और भी कॉलम लगी जिसमें लिखे ए केस ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स कम से कम उनको बेनकाब करें। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटजी उन्होंने बताई कि इलेक्शन कमीशन ने ये किया, वो किया, इमरान खान का एजेंडा ये था, और EVM भी उसी में था।
अब मेरी उनसे गुजारिश है, एक नया कॉलम लिखें जिसमें सियासत में जो क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे निकाब एलिमिनेट करें। किया जा सकता है। नहीं, मैं शफीक आपको भी याद कराऊंगा कि आप भी लिखें, क्योंकि आप लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं कॉलम। तो क्या कहते हैं, मैं कहूँगा कि आप भी इस पे लिखें, सलमान आप भी लिखिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी आपसे। अब बल्ले चलने शुरू हो गए, बल्लों से रन्स निकलने शुरू हो गए, और वो लोग जो हमारी ग्राउंड्स को ये समझ रहे थे कि अपनी ग्राउंड साजिशों से सुनसान कर देंगे। देख लें बाबर आजम भी स्कोर कर रहा है, देख लें रिजवान ने भी 50 कर दी है, देख लें जो हमारे हैदर अली है उसने भी 50 कर दी है, देख लें कि हमारे जो बॉलर हैं वो भी उतनी ही स्पीड से गेंद कर रहे हैं, ज़्यादा गुस्से से गेंद कर रहे हैं। बच के रहिएगा। आपको याद होगा कि शुएब अख्तर ने कैसे वक्खियाँ पहनी थी, और आपको याद होगा कि वसीम अकरम ने किन किन इंडियन खिलाड़ियों की क्रिकेट ख़त्म करवा दी थी, श्रीकांत से लेकर और गंगुली तक। आप याद रखिएगा कि जब आप शेर को चैलेंज करेंगे, जब आप इन पाकिस्तानी जो हीरोज़ को चैलेंज करेंगे, तो आप इनकी ग्राउंड तो सुनसान कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया की ग्राउंड में जाके पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। हम पूरी पाकिस्तान दुनिया के अंदर जाके पाकिस्तान का कौमी परचम लहराने के साथ कौमी तराना पढ़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।